हिमांशी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं विच इज बायो एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडाइनेमिक्स। काफ़ी नया टॉपिक है और बायो एनर्जेटिक्स तो पूरा एक सब्जेक्ट भी है, बायोटेक्नोलॉजी में भी माइक्रोबायोलॉजी में भी दिया हुआ है बिल्कुल अलग। तो बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है और थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में हम जानेंगे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो, बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है, थर्मोडाइनेमिक्स क्या होता है, बायो एनर्जेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी है ये जानेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स के कुछ फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स, लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि थर्मोडाइनेमिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन जो थर्मोडाइनेमिक्स चैप्टर है वो हम अच्छे से कभी समझ पाए नहीं हैं। ये भी रीज़न हो सकता है 12th क्लास में, या फिर अगर हम समझ पाए तो हमें एक्सप्रेस करना नहीं हो आया है कि एक्चुअल थर्मोडाइनेमिक्स होता क्या है। लेकिन हम जब बायोटेक्नोलॉजी के रेफरेंस में अगर या माइक्रोबायोलॉजी के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं थर्मोडाइनेमिक्स को, तो इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है जितना हमने 12th क्लास में पढ़ा था। अगर आपको 12th क्लास के एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत आने ही वाली ही नहीं है। लेकिन अगर आपने थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में अब तो जाना ही नहीं है, होता क्या है, कैसे होता है, इसके लॉज, इसके प्रिंसिपल, तो आज की वीडियो में आपको A to Z सब चीज क्लियर हो जाएगी। एंड तक देखना एंड आई होप यू विल गेट ऑल द क्लियर पॉइंट्स। इसी के साथ अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स भी चाहिए तो उस PDF की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं उसी को मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं बायो एनर्जेटिक्स आखिर है क्या। तो ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। बायो मीन्स लिविंग, जैसे कि हमें पता है। दूसरा है एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स यानी कि एनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है। तो लिविंग और एनर्जी, इन दो वर्ड से मिलकर बायो एनर्जेटिक्स बना है। कहने का क्या मतलब है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का कॉन्सेप्ट को पढ़ना, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को पढ़ना इज नोन एज बायो एनर्जेटिक्स। इसी को हम बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स, क्योंकि हमें पता है जितनी भी जो प्रोसेसिंग होती है हमारे बॉडी के अंदर, उन सभी में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी का रेगुलेशन अच्छे से होना चाहिए, मेंटेनेंस क्या होता है, कहाँ कितनी एनर्जी यूज़ की जाती है या कितनी एनर्जी बन रही है, इन सभी के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में, बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं हम बायो एनर्जेटिक्स, जैसे कि हमें पता है हमारे बॉडी में इतने सारी रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन में क्या होता है, हमें कोई भी सबस्ट्रेट होता है हमारे बॉडी में, सबस्ट्रेट यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज के बारे में अगर हम बात करें तो सबस्ट्रेट से बनता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर हम इस केस में बात करें, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, ये हमें पता है। अब ग्लूकोज से पायरुवेट बना, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो कोई भी जो रिएक्शन होती है इसमें या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी कंज्यूम होगी। कंज्यूम का क्या मतलब है, या तो ये एनर्जी को लेगा, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें एनर्जी की जरूरत है तो वो कंज्यूम करेगा, या फिर एनर्जी रिलीज होगी, कोई रिएक्शन हुई तो उसमें एनर्जी रिलीज हुई। तो इसी चीज की स्टडी करने के लिए हमें बायो एनर्जेटिक्स के बारे में जानना जरूरी होता है, जो कि बायोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये सबको जानने की। थर्मोडायनेमिक्स से क्या मतलब है, इसी टर्म को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, या हम बोले हीट, या हम बोले एनर्जी, ठीक। और डायनेमिक्स जो वर्ड है ये फिजिक्स का वर्ड है विच मीन्स मोशन। तो टेम्परेचर, हीट या एनर्जी का जो भी मोशन होता है, मोशन से क्या मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, एनर्जी का रिलीज होना या कंज्यूम होना, ट्रांसफॉर्म होना एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में, तो इसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स अगर हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो इसी को हम बोल देते हैं बायो एनर्जेटिक्स। तो अगर हम देखें बायो एनर्जेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स दोनों का मतलब एक ही होता है। सिंपल ये होते हैं इन दोनों टर्म के मतलब। थर्मोडायनेमिक के जनरली 4 लॉ होते हैं, कौन कौन से, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सिलेबस में जीरोथ लॉ के बारे में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन अब जब हम पढ़ रहे हैं तो कंप्लीटली इसको पढ़ें तो अच्छा रहेगा,
क्योंकि इतना हार्ड भी नहीं है। अब इन लॉ के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ जनरल टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उन टर्म का यूज़ बार बार इस पूरे वीडियो में करा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या होता है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में जिसके बारे में है स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे हो या जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। और उसके चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। तो सिंपल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जो पूरा यूनिवर्स होता है ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है। पहला है सिस्टम और दूसरा है सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, सराउंडिंग क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद एक और टर्म यूज किया जाएगा, इंटरनल एनर्जी। क्या? इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है उसी को हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। दूसरा टर्म हमारा ये हो गया। अब उसके बाद इसको इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से डिनोट करते हैं, यानी कि इंटरनल एनर्जी यू है और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो इस पूरे को हम किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब उसके बाद थर्ड टर्म है हमारा हीट ऑफ द सिस्टम, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू से, यानी कि जो सिस्टम है, सिस्टम कितना हीट एक्सचेंज कर रहा है उसको हम बोलते हैं डेल्टा क्यू, यानी कि चेंज इन हीट एनर्जी। अब तीसरा पॉइंट जो हमें सुनने में मिलेगा, वर्क डन, जिसको हम डेल्टा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो वर्क डन का क्या मतलब है कि कोई भी जो सिस्टम है वो कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, वो सिस्टम क्योंकि हम बायोएनर्जेटिक्स में भी पढ़ रहे हैं तो लिविंग होगा या नॉन लिविंग भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी जो हमारा सिस्टम है, ऑब्जेक्ट है, उसमें वो कितना वर्क कर रहा है या उस पर कितना वर्क हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वर्क डन। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले जीरोथ लॉ क्या कहता है। अब मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम है, ये नॉन कंडक्टिंग वॉल है, तो ये हमारी बॉडी 1 और ये हमारी बॉडी 2, या हम बोले सिस्टम 1 और सिस्टम 2। इस तरीके से मैंने ये क्यों रिप्रेजेंट किया है, ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। नॉन कंडक्टिंग से क्या मतलब है कि जो यहाँ का टेम्परेचर है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकता और ना ही यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकता। ऐसे ही सेम इसमें यहाँ से सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं हो सकता और सराउंडिंग से यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। और सेम इन दोनों का है कि इन दोनों का जो भी टेम्परेचर होगा, जो भी हीट होगा, वो एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब हम एक और तीसरी बॉडी ले लें जो कि ये है, इसकी ये वाली और ये भी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, लेकिन ये वाला जो इसकी वॉल है ये नॉन कंडक्टिंग नहीं है। इससे क्या कहने का मतलब है कि जो बॉडी 1 का हीट होगा वो इसमें ट्रांसफर हो सकता है और बॉडी 2 का भी इसमें ट्रांसफर हो सकता है। ये है बॉडी 3। अब हम मान लेते हैं कि जो बॉडी 1 है हमारी, इसका टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर हम y डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं और इसका टेम्परेचर हम z डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी है तो इन दोनों का टेम्परेचर एक्सचेंज हो सकता है, इन दोनों का टेम्परेचर एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन इन दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा। तो क्या होगा कि इनका टेम्परेचर एक्सचेंज होगा, और कब तक होगा? जब तक इन दोनों का जो टेम्परेचर है बिल्कुल सेम ना हो जाए। तो इसका z डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, अब जब हीट एक्सचेंज हुई तो अब कितना हो जाएगा? दोनों का सेम हो गया, x डिग्री सेल्सियस x डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इन दोनों बॉडी में एक्सचेंज होगा, तो और कब तक होगा एक्सचेंज? जब तक दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम ना हो जाए। तो इसका भी अगर इसका x डिग्री सेल्सियस है तो ये भी हो जाएगा x डिग्री सेल्सियस। तो अब इससे हमें क्या समझ में आया है कि अगर कोई भी बॉडी 1 बराबर सेम टेम्परेचर होता है बॉडी 3 के, और ऐसे ही बॉडी 2 का जो टेम्परेचर वो बराबर होगा
बॉडी 3 के, तो इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ये ही कहता है हमारा जीरोथ लॉ। और कब सेम होगा? जब तीनों अपने थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर, तो जो दोनों नॉन कंडक्टिंग बॉडीज थी इनका भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा। सिंपल ये कहता है हमारा जीरोथ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सिंपल अगर भाषा में हम बोले, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इन द वन फॉर्म इनटू सेकेंड, यानी अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ये कहता है हमारा फर्स्ट लॉ, यानी कि एनर्जी ना ही क्रिएट करी जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट लॉ में एक इक्वेशन बनाई गई है। वो इक्वेशन क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। ये इक्वेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग। अब ये इक्वेशन है क्या? डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की। डेल्टा क्यू क्या है? वो सिस्टम कितना हीट ट्रांसफर कर रहा है उसको हम डेल्टा क्यू कहते हैं। हाँ, और वर्क क्या है? वर्क डन, यानी कि उस सिस्टम के द्वारा कितना वर्क हुआ है या उस सिस्टम पे कितना वर्क हुआ है। यानी कि मैं सिस्टम हूं अगर, तो मैंने कितना वर्क किया है, या तो ये हो सकता है, या फिर मुझ पे कितना काम किया गया है किसी भी चीज को, तो ये हो सकता है। ठीक है, यानी कि मुझे सिखाने के लिए दूसरे इंसान ने कितनी मेहनत करी है, ये वर्क हो सकता है। जो डेल्टा क्यू होता है हमारा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरीके से जो हमारा वर्क होता है ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब कब पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे? मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, अगर मैं इस सिस्टम में हीट ट्रांसफर करूं, यानी कि इस सिस्टम को मैं हीट दूं, तो क्या होगा? अगर मैं हीट दे रही हूं तो हमारा Q होगा पॉजिटिव। अगर मैं इसमें से हीट निकाल रही हूं, अगर हीट इसमें से निकाल रही हूं तो हमारा Q होगा नेगेटिव। हीट से क्या मतलब? हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है, तो अगर मैं सिस्टम को एनर्जी दे रही हूँ तो उसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, इस तरीके से याद रख सकते हैं। या फिर अगर मैं सिस्टम में से एनर्जी यानी कि हीट को निकाल रही हूँ तो उसकी नेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम Q को डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे ही हम वर्क को भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब अगर मान लीजिए ये जो सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम वर्क करेगा, यानी कि मैं हूं, अगर मैं वर्क कर रही हूं, अब मैं वर्क कर रही हूं, ठीक है, तो क्या होगा? हमारा वर्क नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क करा जा रहा है तो वर्क होगा पॉजिटिव, और अगर सिस्टम पे वर्क करा जा रहा है, यानी कि मैं सिस्टम हूं, मुझ पे कोई वर्क कर रहा है, कुछ भी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है जैसे भी, तो वर्क होगा हमारा नेगेटिव। ये बात क्लियर हो गई। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क करा जा रहा है तो पॉजिटिव, और अगर सिस्टम पे वर्क करा जा रहा है तो नेगेटिव। ये होता है। अब इस चीज का हमारी इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? ये हमारा जो Q है वो पॉजिटिव है, तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी हमारी बढ़ेगी। यहाँ पर एक अलग से मैं लिख देती हूँ, अगर हमारा Q पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर हमारा Q नेगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो। अगर हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव है तो U इंक्रीज होगा, और अगर हमारा वर्क पॉजिटिव है तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। सिंपल ये फंडा है हमारा फर्स्ट लॉ में, एंड आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अब हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है ये देखते हैं। तो अगर हम सेकंड लॉ को डिफाइन करें, क्या होगा? टोटल एंट्रोपी of the system increases when the process is to be occur
स्पॉन्टेनियसली। तो एंट्रोपी को हम सिंपली कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस। क्या? ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस। तो क्या मतलब है इन सब चीजों से कि जब कोई भी प्रोसेस अपने आप से हो, अपने आप से क्या मतलब है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगानी पड़े, खुद से हो जाए, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं एंट्रोपी या फिर रैंडमनेस। तो कहने का क्या मतलब है, नेचर में जितने भी मोस्टली जो प्रोसेस होते हैं ये देखा गया है कि ये अपने आप ही होते हैं, यानी कि इनका कोई ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि बाहर से या आर्टिफिशियली हमें कुछ फोर्स अप करना पड़ता है। तो हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो रैंडमनेस होती है यानी कि एंट्रोपी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के। यानी कि अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रही है, खुद से हो रही है, तो उसकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही होनी है। ये कहता है हमारा सेकंड लॉ। अब हम देखते हैं थर्ड लॉ क्या कहता है। तो थर्ड लॉ को समझने के लिए पहले हम एक पॉइंट समझ लेते हैं। हमने अभी सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था कि रैंडमनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी, यानी कि अगर हम किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ाएंगे तो वो एंट्रोपी उसकी बढ़नी ही बढ़नी है, ये बोला था सेकंड लॉ में, ठीक। तो अगर एंट्रोपी जीरो कब होगी? जब रैंडमनेस जीरो होगी तो एंट्रोपी भी जीरो हो जाएगी। अब रैंडमनेस कब जीरो होगी? रैंडमनेस से क्या मतलब? कोई मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब हमारे सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें मूवमेंट हो रहा है, तभी रैंडमनेस आई है। तो अगर जो हमारा सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल स्टेशनरी हो जाए, यानी बिल्कुल स्टॉप हो जाए, कोई मूवमेंट नहीं, नो मूवमेंट, तो क्या होगा? रैंडमनेस जीरो हो जाएगी। मॉलिक्यूल है वो कब बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे मूवमेंट करना? तो जब जो टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल्स का वो 0 डिग्री केल्विन हो जाएगा, यानी कि बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो बंद हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बंद हो गया तो रैंडमनेस भी बंद हो गई। अब रैंडमनेस बंद हो गई तो एंट्रोपी अपने आप ही जीरो हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है हम जितनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी इज ऑल अबाउट देयर मूवमेंट, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी से क्या मतलब है कि मूवमेंट बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी हमारे मॉलिक्यूल्स की। अब अगर मान लीजिए हम टेम्परेचर ही सबसे कम कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बंद हो गई तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। सिंपल ये रीजन है हमारे रैंडमनेस जीरो होने का। तो ये ही कहता है हमारा थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? ए सब्सटेंस विच इज परफेक्टली क्रिस्टलाइन एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर हैज एन एंट्रोपी जीरो। यानी कि ये जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हमारा जो कोई भी सिस्टम है उसकी एंट्रोपी जीरो होती है। सिंपल ये कहता है हमारा थर्ड लॉ। तो यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक एक पॉइंट्स आपके क्लियर भी हुए होंगे। तो इसी वीडियो को हम आगे कैरी ऑन करेंगे जिसमें कि हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। क्या क्या जानेंगे? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होते हैं, फ्री एनर्जी क्या होती है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, इसके साथ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के बारे में भी, यानी कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के बारे में भी डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वीक। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, also share with your friends, and if you like this video then hit the like button.